नमस्कार, राम राम। ईरान, इज़राइल और अमेरिका में जो ये भयावह युद्ध चल रहा है, उसकी आग जो है फैल चुकी है एक बड़े भूभाग में, और पूरा गल्फ़ लगभग उसकी चपेट में आ चुका है। ये हम देख रहे हैं। ये युद्ध अब कब ख़त्म होगा और ये कितना नुकसान कर जाएगा, इसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं भारत से आ रही हैं, भारत के विपक्ष से, उन्हें देखना और सुनना जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि वे कैसे इस परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा जी। उन्होंने कहा है कि मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमले शुरू कर दिए। मतलब मोदी के दोस्त हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और ईरान जो है वो मोदी का दोस्त नहीं है। और ईरान जब भारत का दोस्त था तब कोई और सत्ता इस देश में थी, और मोदी के दोस्त ने मोदी के कहने पर जो है ईरान पर हमले शुरू कर दिए। इमरान मसूद ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जवाब देगा, कमज़ोर देश नहीं है। भला कौन कह रहा है कि कमज़ोर देश है? ईरान तो बड़ा मजबूत देश है और जवाब दे ही रहा है, हम सभी देख रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा है कि जब ईरान पर हमले की तैयारी चल रही थी तब मोदी जी अपने उनके फादरलैंड में ही थे। मतलब मोदी जी का फादरलैंड इज़राइल है। ध्यान देने वाली बात है कि मोदी जी ने इज़राइल में जाकर के ये कहा था कि जो यहूदी भारत में रहते हैं उनकी मातृभूमि जो है, मदरलैंड इज़राइल ज़रूर है, लेकिन फादरलैंड जो है वो भारत है, क्योंकि भारत में वे रहे और उन्होंने प्रगति की और भारत को अपना जो है अपनी भूमि माना। ओवैसी जी ने कहा कि पीएम का इज़राइल के लिए जो प्यार है वह उनकी विचारधारा से जुड़ा है। अब ओवैसी जी से ये पूछा जा सकता है कि आपका जो प्यार है वो किसके लिए है और आपकी क्या विचारधारा है। यह कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ स्पष्ट ही है। अलका लांबा जी ने कहा कि हम भारत के लोग मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं। मतलब भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व उन्होंने कर लिया और बता दिया कि भारत के जितने भी लोग हैं वे सभी मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू के विरोध में खड़े हैं। इसमें मोदी को भी जो है उन्होंने लपेटे में ले लिया है, यानी कि युद्ध में जो है एक कारक की भूमिका निभाने में नरेंद्र मोदी भी हैं। और जिनके पूर्वज भारत के हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई का जाना एक युग का अंत है। संजय सिंह जी ने ये कहा है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ये बताना आवश्यक है कि बहुत सारे लोग जो है उनकी शहादत पर रो पीट रहे हैं और महान बलिदान बता रहे हैं। तब उनको ये बताना आवश्यक है कि आयतुल्ला खुमैनी ने कश्मीर में जो चरमपंथ फैला 80 के दशक में, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उन्होंने वहाँ आकर के एक तरह से उस जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दिया था, जिसके बाद कश्मीर में रातों रात जो है हिंदुओं का कत्लेआम और उनकी जो है मतलब उन्हें भगाने का जो कार्यक्रम हुआ वो शुरू हो गया। खामेनेई ने आत्मसमर्पण करने के बदले बहादुरी से लड़ना जो है स्वीकार किया। ये भी कांग्रेस के नेता हैं बनारस के अजय राय जी, उन्होंने कहा ये बहादुरी से लड़ने वाला सिद्धांत जो है अन्य भी लोग दे रहे हैं। उसमें हिंदी के कुछ स्वनामधन्य बड़े बड़े कवि लेखक भी हैं जो ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने से और तिल तिल करके मरने से बेहतर है कि कोई आदमी लड़ करके मर रहा है। खामेनेई जी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने 5 वर्ष में ही 40,000 ईरानियों की हत्या करवाई थी, जिसमें से आधी तो स्त्रियां थीं, महिलाएं, लड़कियां। और जिस नृशंसता से उन्होंने उनको मारा उसके बारे में भी विचार करना चाहिए, और कहाँ ईरान को कहाँ से कहाँ ले गए 40 से 45 वर्ष में, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये जो भारत का विपक्ष है, इसके और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं, बहुत सारी विचार संपन्न दृष्टियां हैं जिन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जैसे ये कहते रहे हैं कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जो है भारत का, उसका सबूत दो। बहुत लंबे समय तक कहते रहे, आज भी जब मौका मिलता है तो कहते हैं। ये मानते हैं कि पुलवामा का अटैक जो था वो भारत ने स्वयं करवाया था। ये भी ये कहते रहे हैं कि गोधरा में जो ट्रेन में आग लगी थी और जिसमें लगभग 60 लोग जल करके मर गए थे, वो ट्रेन में आग जो है ट्रेन के भीतर से लगाई गई थी। कश्मीरी हिंदुओं
के पलायन और उनके साथ जो ज़्यादती हुई, जो उनके मारा पीटा गया, बलात्कृत हुई महिलाएं, घर से भगाए गए, उसका दोषी ये जगमोहन को ठहराते हैं। मतलब ये कि ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें मोदी, ट्रंप, नेतन्याहू की तिकड़ी जो है काम कर रही है, उनकी भूमिका है। बाकी लोग जो हैं अत्यंत ही दूध के धुले हुए हैं, साफ सुथरे हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि ये विवाद कितना पुराना है। पिछले वर्ष भी जो है इसमें युद्ध हो ही गया था, उसके बाद ये युद्ध विराम हुआ, और आज नहीं तो कल ये इस युद्ध को होना ही था, क्योंकि ईरान ने कभी भी इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार नहीं किया। किसी एक नेता की बात नहीं है, उसके जितने भी बड़े बड़े नेता और कट्टरपंथी रहे, उन सब ने बार बार यही बात दोहराई कि ईरान ये चाहता है कि इजराइल जो है वो इस धरती पर न रहे, धरती के मानचित्र से उसे मिटा दिया जाए। ये बात इजराइल बहुत लंबे समय से कहता रहा है, और उसने ये भी कहा है कि जब हमें समय आएगा, जब मौका मिलेगा, तो हम जो है आक्रमण करेंगे, बदला लेंगे, क्योंकि उनके पास विनाशक हथियार हैं और वे निरंतर उन हथियारों को जुटा रहे हैं। लंबी दूरी के मिसाइल, परमाणु हथियार भी बनाने की कोशिशों में हैं, और उसका जो है परिणाम हो सकता है कभी इजराइल को भोगना पड़े। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि उनके ऊपर खतरा हमेशा से ये मंडराता रहा, और यही बात ट्रंप ने भी कही। ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट ये लिखता है कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके उनके ऊपर दबाव डाला कि आप जो है ईरान पर हमला कीजिए। इस बात को कोई नहीं देख रहा, इस बात को कोई सुनना नहीं चाहता। आज जो ईरान बदले की कार्रवाई कर रहा है, और उस कार्रवाई में गल्फ कंट्रीज़ को निशाना बना रहा है, तो यह पूछा जाना भी आवश्यक है कि भला दुबई और बहरीन और इन सब देशों का और शहरों का उनका क्या गुनाह है। आप कह सकते हैं कि वहाँ अमेरिकी बेस है, जहाँ बना रखा है अमेरिका ने, अपने नौसैनिक बेड़े हैं, तमाम हैं, अड्डे हैं, उन पर हमले तो ठीक है, समझ में आता है, चलिए ईरान को अधिकार है कि वह अपनी रक्षा करते हुए प्रतिकार करे। लेकिन जब जनसामान्य के ऊपर वे हमले कर रहे हैं, और दुबई की इमारतों को उन्होंने निशाना बनाया, बहरीन को निशाना बनाया, और तमाम ऐसे अड्डों पर, ऐसे ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, तब वे इस तरह के प्रश्न क्यों नहीं पूछते, और इन देशों के प्रति सहानुभूति का भाव इनके मन में क्यों नहीं है? वह इसलिए नहीं है क्योंकि वे कट्टरपंथ का त्याग करके आधुनिक हो चुके हैं और जो है प्रगति करना चाहते हैं। आज जो क्षति हो रही है इन देशों की, उसकी भरपाई कौन करने वाला है? युद्ध होगा तो हम समझते हैं कि ठीक है, नुकसान तो दोनों पक्ष का होगा, लेकिन ईरान तो जो कर रहा है वो देखने वाली बात है। उसको समझना चाहिए कि ईरान के टारगेट पर कौन है, क्या उसके टारगेट पर केवल अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं या इजराइल के सैन्य प्रतिष्ठान हैं? नहीं, उसके निशाने पर वो सभी देश हैं जिनको वह मानता है कि ये सभी अमेरिका के सहयोगी हैं, इजराइल के सहयोगी हैं। भले ही वे इस्लामिक कंट्री हैं, भले ही वहाँ भी जो है वे सभी एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनके निशाने पर वे हैं, तो वे हैं तो क्यों हैं? यहाँ भी लोगों को विचार करना चाहिए। जो लोग कि आए दिन हर बात के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि इस संघर्ष का जन्म क्या नरेंद्र मोदी ने दिया है, और इस संघर्ष को तो एक न एक दिन होना ही था। इससे कौन मना कर सकता है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि भारत से लेकर के विश्व में कुछ भी ऐसी अनहोनी हो जाए या कुछ भी घटित हो जाए, तो उसका दोष ये नरेंद्र मोदी को देते हैं। आप इस पर स्वयं विचार करके देखिएगा और अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।